चित्रलेखा। हिंदी कथा जगत को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार चित्रलेखा। जीवन समुद्र की लहरों से टकराते हुए पाप और पुण्य के किनारों तक पहुंचने की कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था, यशोधरा के द्वारा की गई बीजगुप्त की प्रशंसा श्वेतांक पचा नहीं पाया और अपनी नादानी में बीजगुप्त की निंदा कर बैठा। स्वाभाविक था कि यशोधरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। आइए आज का पठन यहीं से आरंभ करते हैं। अरे श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांक के हृदय में तीर सा चुभ गया। वो ये निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर यह व्यंग्य किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वो ठीक था। वो बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वो वाक्य श्वेतांक पर भी लागू होता था, क्योंकि वो दूसरों के दोषों की मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूं और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था? आर्य श्वेतांक, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे ये स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हाँ? बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांक, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। मैं ये तुमसे कहता भी नहीं, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता। पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांक। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं। कहां तक क्षमा याचना करते फिरोगे? अच्छा,
अब मैं जाती हूँ। देखो, संभवतः पिताजी आ गए। श्वेतांक ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। वो मिलने आया था यशोधरा से। भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी, और काफी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती यदि वो अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहां बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वो आया था वो बनने की जगह बिगड़ गया। वो उठा। वो बाहर चलने ही वाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वो रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। बैठो बैठो वत्स श्वेतांक। मैंने सुना है तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या ये ठीक है? आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? ये नहीं कह सकता। ये तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? हाँ? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ हम भी काशी हो आवें? पुत्री, इतनी जल्दी कैसे ये संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी। यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। यशोधरा, तुम्हारा ये पहला साग्रह अनुरोध है। उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट न देना। अरे श्वेतांक, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ये याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। यशोधरा, हाँ? पहले प्रबंध तो कर लो। यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य बीजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा। प्रबंध न कर सकी? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अरे श्वेतांक, हम लोग अवश्य चलेंगे। तो फिर आज्ञा चाहता हूँ आर्य श्रेष्ठ। मैं आर्य बीजगुप्त से ये कह दूंगा। देवी, यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। संध्या समय में आ सकता हूँ। धन्यवाद आर्य। संध्या समय जब आप आएंगे तो यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो अवश्य बतलाऊंगी। श्वेतांक का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वो इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांक ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा ये समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी। कहो श्वेतांक। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वो देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। यशोधरा ने अपना कथन पूरा किया। उसने अपने चलने का प्रबंध कर लिया। दूसरे दिन सब लोगों ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उस समय संध्या हो गई थी। ग्रीष्म ऋतु की रात सुहावनी होती है, पर बीजगुप्त के लिए वो रात सुहावनी न थी। चतुर्दशी का चांद पूरब दिशा के क्षितिज पर जल रहा था और बीजगुप्त के हृदय में एक ज्वाला जल रही थी।
दास और दासियों के झुंड मशाल हाथों में लिए हुए साथ थे। मशाल के उन शोलों में बीजगुप्त ने अपने हृदय में जलते हुए शोलों का प्रतिबिंब देखा। वो मौन था। बीजगुप्त के रथ पर बीजगुप्त था और श्वेतांक भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। आधी रात बीत चुकी थी। चांदनी छिटक रही थी। मार्ग के समीपवर्ती उद्यानों से बेला और चमेली की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। श्वेतांक ने निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, क्या रात को विश्राम करना उचित न होगा? बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था, ये वो स्वयं ही न जानता था। श्वेतांक ने एकाएक यशोधरा के आगे अपना मन खोल दिया। कह दिया कि वो यशोधरा से प्रेम करता है, किंतु वो ये नहीं जान पाया कि यशोधरा के मन में क्या है। जो भी हो, बीजगुप्त का मन चित्रलेखा के बिना बहुत सूना है और शायद इसीलिए वो देश भ्रमण के लिए निकल गया है। वैसे साथ में मृत्युंजय, यशोधरा और श्वेतांक भी हैं, पर बीजगुप्त शायद फिर भी अकेला है। आगे घटनाएं क्या मोड़ लेंगी, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास के अगले पृष्ठों पर। आज की कड़ी में खिन्न प्रेमी श्वेतांक थे अमरकांत और विरही बीजगुप्त के वेश में कमल शर्मा। यशोधरा बनी सुलक्षणा खत्री और उसके पिता मृत्युंजय के रूप में थे विनोद शर्मा। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के सहायक हैं राजेश मलिक और उपन्यास पठन के इस स्वरूप को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक रेणु बंसल का नमस्कार।